आज की इस विस्तृत चर्चा में हम एक ऐसी कहानी का विश्लेषण करने जा रहे हैं जो जो ऊपर से देखने पर तो महज एक थ्रिलर लगती है, लेकिन असल में ये मानव मनोविज्ञान, अहंकार और हमारी अपनी धारणाओं पर एक बहुत गहरी चोट है। बिल्कुल। और हमारे पास जो सोर्सेज हैं, खासतौर पर द आर्किटेक्चर ऑफ अ साइटलेस हीस्ट और द ब्लाइंड हीस्ट, रेट्रिब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन माइंड नाम के दो बेहद शानदार एनालिसिस, उनके जरिए हम 2002 की उस क्लासिक फिल्म आंखें की परतों को उधेड़ेंगे। हाँ, और इस चर्चा का मिशन सिर्फ फिल्म की कहानी सुनाना नहीं है। कहानी तो ज्यादातर लोग जानते ही है। हमारा मिशन ये समझना है कि कैसे एक इंसान का अहंकार उसे एक ऐसी योजना बनाने पर मजबूर कर देता है जो कागज पर पूरी तरह असंभव है। एक ऐसा सस्पेंड किया गया बैंक मैनेजर जो अपनी ही बैंक को लूटने का मास्टर प्लान बनाता है और इसके लिए उन लोगों को चुनता है जिन्हें समाज ने बेचारा मानकर हाशिए पर डाल दिया है। यानी 3 ऐसे लोग जो देख नहीं सकते। यह जो शुरुआती हुक है ना, यही इस पूरी केस स्टडी की जान है। एक तरफ हमारे पास मॉडर्न बैंकिंग का वो सिस्टम है जो कैमरों, मोशन सेंसर्स और तिजोरियों से लैस है, और दूसरी तरफ ऐसे लोग हैं जो इन कैमरों को देख तक नहीं सकते। सही कहा। द आर्किटेक्चर ऑफ अ साइटलेस हीस्ट में बहुत ही स्पष्ट रूप से कहा गया है कि ये डकैती सिर्फ हथियारों या चालाकी के दम पर नहीं हुई थी। ये डकैती हुई थी समाज के एक ब्लाइंड स्पॉट का फायदा उठाकर। और यह चर्चा इस बात का एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे किसी इंसान का ईगो या अहंकार उसे एक ऐसी खतरनाक मनोवैज्ञानिक स्थिति में ले जाता है जहां वह इंसानों को इंसान नहीं बल्कि अपने शतरंज के मोहरे समझने लगता है। और इस शतरंज के खेल की शुरुआत उस मास्टरमाइंड यानी विजय सिंह राजपूत के मनोविज्ञान से होती है। जो लोग इस विषय को फॉलो करते हैं वो जानते हैं कि विजय का कैरेक्टर कोई आम क्रिमिनल नहीं है। बिल्कुल नहीं। वो एक ऐसा बैंक मैनेजर है जिसके लिए अनुशासन सिर्फ एक नियम नहीं बल्कि उसका धर्म है। एग्जैक्टली। लेकिन द ब्लाइंड हीस्ट का एनालिसिस विजय की इस मानसिकता को एक बहुत ही दिलचस्प टर्म देता है, कंट्रोल ऑब्सेशन। विजय को हर चीज पर पूरा नियंत्रण चाहिए। बैंक के कर्मचारी उससे डरते हैं और उसे इसी डर में अपना सम्मान नजर आता है। हाँ, फिर एक दिन वो मशहूर घटना घटती है जहां एक नशे में धुत अमीर ग्राहक बैंक में हंगामा करता है। एक सामान्य प्रोफेशनल मैनेजर स्थिति को शांत करता, लेकिन विजय का जो वो कंट्रोल है वो टूट जाता है। वो अपना आपा खोकर उस ग्राहक को बुरी तरह पीट देता है और इसी के नतीजे में बैंक मैनेजमेंट उसे नौकरी से सस्पेंड कर देता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि विजय इस सस्पेंशन को कैसे प्रोसेस करता है। मनोविज्ञान में एक टर्म है ना, नार्सिसिस्टिक इंजरी। हाँ, बिल्कुल वही। जब एक बेहद अहंकारी इंसान की ईगो को ठेस पहुंचती है तो वो कभी यह स्वीकार नहीं कर पाता कि गलती उसकी थी। विजय के साथ भी ठीक ऐसा ही होता है। वो आत्ममंथन करने के बजाय सीधे सिस्टम को दोष देने लगता है। उसे लगता है कि जिस बैंक को उसने अपने खून पसीने से सींचा, उसने उसे एक झटके में दूध में पड़ी मक्खी की तरह बाहर निकाल फेंका। वो खुद को एक पीड़ित के रूप में देखता है और यही वो बिंदु है जहां से एक सस्पेंडेड मैनेजर एक क्रिमिनल मास्टरमाइंड में तब्दील होने लगता है। उसका प्रतिशोध सिर्फ पैसे के लिए नहीं है। वो ये साबित करना चाहता है कि वो सिस्टम से बड़ा है और सिस्टम उसके बिना पूरी तरह से कमजोर है। चलिए इसे थोड़ा विस्तार से समझते हैं, क्योंकि यहीं से वो असंभव योजना आकार लेना शुरू करती है। बिल्कुल। सिस्टम को नीचा दिखाने के लिए उसे अपनी ही बैंक लूटनी है, लेकिन वो खुद सामने नहीं आ सकता। उसे ऐसे मोहरों की तलाश है जिन पर कोई कभी शक ना करे, जिन्हें मैनिपुलेट करना आसान हो और सबसे बड़ी बात, जिनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड ना हो। और यही द आर्किटेक्चर ऑफ ए साइटलेस हीस्ट एक बहुत ही डार्क रियलिटी की तरफ इशारा करता है। विजय इनविजिबल डेमोग्राफिक का चुनाव करता है। वो 3 ऐसे नेत्रहीन लोगों को चुनता है जो समाज की नजरों में लगभग अदृश्य हैं। सोर्सेज इन तीनों के मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल को बहुत सटीकता से बांटते हैं। हाँ, एक विश्वास है जो बहुत स्मार्ट और दुनियादार है लेकिन गरीबी से हताश है। दूसरा अर्जुन है जो बहुत गुस्सैल है, जिसमें आत्मसम्मान भरा है लेकिन हालात से मजबूर है। और तीसरा इलियास है जो बेहद मासूम और भावुक है। ये कोई रैंडम चुनाव नहीं था, ये एक सोची समझी रणनीति थी। अगर हम इसे बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो ये सत्ता और मजबूरी का एक बहुत ही क्लासिक डायनामिक है। विजय इन तीनों के पास जाता है और करोड़ों रुपए का ऑफर देता है। स्वाभाविक रूप से किसी भी आम इंसान की तरह उनका ज़मीर शुरुआत में इस क्रिमिनल प्रपोजल को ठुकरा देता है। लेकिन विजय उनके इस इनकार से घबराता नहीं है।
वो एक शातिर शिकारी की तरह इंतजार करता है और उनकी आर्थिक और सामाजिक कमजोरियों पर वार करता है। समाज ने उन्हें कोई अवसर नहीं दिया है, उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। अंततः सर्वाइवल की जद्दोजहद और पैसे की हताशा उनके नैतिक मूल्यों पर भारी पड़ जाती है। वे उस लालच और मजबूरी के कॉकटेल में फंस जाते हैं और विजय को अपने 3 परफेक्ट हथियार मिल जाते हैं। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा टेक्निकल और लॉजिकल सवाल खड़ा होता है। एक नेत्रहीन व्यक्ति को एक हाई सिक्योरिटी बैंक लूटने के लिए कैसे तैयार किया जा सकता है? इस गैप को भरने के लिए कहानी में उस ब्लाइंड स्कूल टीचर की एंट्री होती है, नेहा, जिसे विजय इस टीम को ट्रेनिंग देने के लिए हायर करता है। उस बेचारी टीचर को लगता है कि वो इन तीनों को समाज में एक सामान्य और आत्मनिर्भर जिंदगी जीने के लिए ट्रेन कर रही है। ये कितनी अजीब और गहरी विडंबना है। एक तरफ वो मासूम टीचर उनके अंदर आत्मविश्वास भर रही है और दूसरी तरफ विजय उसी आत्मविश्वास को एक आपराधिक मशीनरी का हिस्सा बना रहा है। और यहीं से शुरू होता है कहानी का सबसे डार्क और रोंगटे खड़े कर देने वाला हिस्सा, वो बेरहम ट्रेनिंग। सोर्सेज इस ट्रेनिंग वाले हिस्से को सिमुलेशन का नाम देते हैं। विजय एक पूरी नकली बैंक का सेट तैयार करवाता है। ये महज चलने फिरने की ट्रेनिंग नहीं थी। नहीं, ये इंसानी शरीर को एक एल्गोरिदम में बदलने की प्रक्रिया थी। टीचर उन्हें आवाजें पहचानना, बिना छड़ी के चलना और कदम गिनना सिखाती है। लेकिन विजय उस ट्रेनिंग को एक मिलिट्री बूट कैंप से भी ज्यादा क्रूर बना देता है। जब वे गिरते हैं, चोट खाते हैं या डरते हैं, तो विजय के अंदर कोई सहानुभूति नहीं होती। वो उन्हें इंसान नहीं बल्कि एक खराब मशीन के पुर्जे समझता है, जिन्हें हथौड़े से पीट पीट कर सही आकार में लाना है। बिल्कुल। और सोर्सेज में दिए गए टेक्निकल डिटेल्स यहाँ वाकई दिमाग घुमा देते हैं। दी आर्किटेक्चर ऑफ अ साइक्लिस्ट हीस्ट में बताया गया है कि ये पूरी ट्रेनिंग असल में कॉग्निटिव मैपिंग और सेंसरी सब्स्टिट्यूशन का एक एक्सट्रीम उदाहरण थी। उन्हें ये रटवाया जाता है कि बैंक के मुख्य दरवाजे से लॉकर रूम तक ठीक कितने कदम हैं। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि जब इंसान किसी अपराध को अंजाम दे रहा होता है तो पैनिक में वो अपनी दिल की धड़कन तक नहीं गिन पाता, तो वे कदम कैसे गिनेंगे? यहीं पर मसल मेमोरी को डेवलप किया गया। उन्हें उस सिमुलेशन में इतनी बार चलाया गया कि उनका शरीर अपने आप उन दूरियों को नापने लगा। ये एक बहुत ही शानदार पॉइंट है। और सिर्फ मसल मेमोरी ही नहीं, अकॉस्टिक मैपिंग या आवाजों के जरिए जगह का अंदाजा लगाने की कला भी इसमें शामिल थी। सोर्सेज बताते हैं कि न्यूरोप्लास्टिसिटी के कारण जब इंसान की एक इंद्रिय काम नहीं करती तो दूसरी इंद्रियां बहुत ज्यादा संवेदनशील हो जाती हैं। उन्हें सिक्कों के गिरने की आवाज, नोटों की सरसराहट और यहाँ तक कि सिक्योरिटी गार्ड्स के जूतों की आहट पहचानने की ट्रेनिंग दी गई। उन्हें अपने कानों से उस बैंक को देखना सिखाया गया। ये ट्रेनिंग शारीरिक से कहीं ज्यादा मानसिक प्रताड़ना थी। लेकिन इसी प्रताड़ना ने उन्हें बेबस पीड़ितों से एक ऐसे खतरनाक, तेज और अचूक रणनीतिक यूनिट में बदल दिया जो किसी भी आम देखने वाले इंसान से ज्यादा तेजी से खतरे को भांप सकते थे। यहाँ कहानी वाकई बहुत दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि वो दिन आ जाता है जिसका सबको इंतजार था, डी डे, यानी डकैती का दिन। ये वो हिस्सा है जहां सारा थियोरेटिकल ज्ञान और वो बेरहम ट्रेनिंग असल दुनिया के टेस्ट से गुजरती है। वे तीनों सामान्य ग्राहकों की तरह बैंक में प्रवेश करते हैं। द ब्लाइंड हीस्ट एनालिसिस इस बात पर जोर देता है कि उनकी सबसे बड़ी ढाल उनका अंधापन ही था। सिक्योरिटी गार्ड्स, बैंक कर्मचारी और बाकी ग्राहक, कोई भी उन पर शक नहीं करता। समाज का वो नजरिया जो उन्हें कमजोर मानता है, वही नजरिया उनकी सबसे बड़ी इनविजिबिलिटी क्लोक बन जाता है। वे बिना किसी घबराहट के अपनी कॉग्निटिव मैपिंग का इस्तेमाल करते हुए बैंक के अंदर आगे बढ़ते हैं, लेकिन कोई भी प्लान कभी भी 100% परफेक्ट नहीं होता। डकैती के इस सस्पेंस भरे माहौल में एक अप्रत्याशित बाधा आती है। बैंक की सिक्योरिटी का मूवमेंट अचानक बदल जाता है, जो उनके रटे हुए सिमुलेशन से बिल्कुल अलग था। अगर उनके जगह कोई सामान्य लुटेरा होता तो शायद वो पैनिक कर जाता है, क्योंकि उसका विजुअल प्लान फेल हो गया था। लेकिन इन तीनों की जो एक्सट्रीम सेंसरी ट्रेनिंग हुई थी, वो यहाँ काम आती है। वे अपने कानों से स्थिति के इस नए पैटर्न को डिकोड करते हैं। वे बिना एक भी शब्द बोले सिर्फ आवाजों और अपनी उस सघन ट्रेनिंग के दम पर एक दूसरे से तालमेल बिठाते हैं, कर्मचारियों को कंट्रोल करते हैं, कैशबैक भरते हैं और बिना कोई निशान छोड़े सफलतापूर्वक बैंक से बाहर निकल जाते हैं। यह महज एक डकैती नहीं थी, यह इस बात का सबूत था कि चरम अनुशासन के आगे इंसानी शरीर की कोई सीमा नहीं होती। डकैती एकदम परफेक्ट रही। विजय का ईगो संतुष्ट हो गया, क्योंकि उसने साबित कर दिया कि सिस्टम कमजोर है। ऐसा भी आ गया। लेकिन जैसा कि अक्सर ऐसी कहानियों में होता है, असली पतन
सफलता के बाद शुरू होता है और यहाँ प्रवेश होता है लालच और विश्वासघात का। डकैती के बाद विजय की मानसिकता पूरी तरह से बदल जाती है। वो सोचता है कि सारा पैसा 3 हिस्सों में क्यों बांटा जाए। जब पूरा प्लान उसका था, रिस्क उसका था, तो पैसा भी सिर्फ उसका होना चाहिए। और यहाँ विजय का वो कंट्रोल ऑब्सेशन उसके लिए एक अंधापन बन जाता है। वो सोचता है कि ये तो महज 3 अंधे लोग हैं, ये मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। वो तय करता है कि वो इन तीनों को रास्ते से हटा देगा और सारा पैसा खुद रख लेगा। और विजय की यही सोच उसकी सबसे बड़ी और आखिरी गलती साबित होती है। द ब्लाइंड हीस्ट, रिट्रीब्यूशन ऑफ द डिसिप्लिन माइंड में इसे बहुत ही बेहतरीन तरीके से समझाया गया है। विजय ये भूल जाता है कि जिन 3 लोगों को वो कमजोर समझकर खत्म करना चाहता है, वे अब वो डरे हुए और लाचार इंसान नहीं रहे जिन्हें उसने सड़क से उठाया था। उसने खुद अपनी बेरहम ट्रेनिंग से उन्हें एक सर्वाइवल मशीन में बदल दिया है। जैसे जैसे विजय का व्यवहार बदलता है और पुलिस की जांच का दबाव बढ़ता है, उन तीनों की तेज हो चुकी इंद्रियां खतरे को भांप लेती हैं। उन्हें समझ आ जाता है कि उनका मास्टरमाइंड अब उनका शिकारी बन चुका है। दूसरी ओर जब उस टीचर को भी पूरी सच्चाई का पता चलता है, तो अपराध बोध से घिरने के बावजूद वो उन तीनों का साथ देने का फैसला करती है। और इसके बाद जो क्लाइमैक्स शुरू होता है वो किसी हथियारों की जंग से कहीं ज्यादा एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर है। विजय उन्हें मारने आता है, लेकिन वे अब एक टीम हैं। वे उसी ट्रेनिंग का इस्तेमाल विजय के खिलाफ करते हैं जो उसने उन्हें दी थी। वे रोशनी बंद कर देते हैं। अब खेल के नियम बदल चुके हैं। अंधेरे में विजय, जिसकी आंखें पूरी तरह सलामत हैं, एकदम लाचार और अंधा हो जाता है। जबकि वे तीनों जो बचपन से अंधेरे में जी रहे हैं और जिन्हें आवाजों के सहारे लड़ना सिखाया गया है, उस माहौल के राजा बन जाते हैं। वे आवाजों का भ्रम पैदा करते हैं, विजय के उसी कंट्रोल ऑब्सेशन को तोड़ते हैं और उसे मनोवैज्ञानिक रूप से इतना थका देते हैं कि वह अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह उलझ जाता है। अंततः सच्चाई सामने आती है, पुलिस पहुंचती है और उस मास्टरमाइंड का पतन हो जाता है। तो इस सब का असल मतलब क्या है? इन सारे सोर्सेज और इस लंबी मनोवैज्ञानिक चर्चा को अगर हम निचोड़ें तो हमारे सामने क्या निकल कर आता है? एक बैंक मैनेजर, 3 नेत्रहीन लोग, एक डकैती और एक बहुत बड़ा धोखा। यह एक महत्वपूर्ण सवाल खड़ा करता है, क्योंकि इस पूरी केस स्टडी के जो निष्कर्ष हैं, वे हमारी आम जिंदगी पर भी बहुत गहरे लागू होते हैं। बिल्कुल। सबसे पहला और बड़ा टेकअवे यह है कि असली अंधापन आंखों की रोशनी चले जाने में नहीं होता। असली अंधापन इंसान के अहंकार और उसकी अपनी सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में होता है। फिल्म की इस पूरी केस स्टडी में ये साफ हो जाता है कि शारीरिक रूप से भले ही वे 3 लोग देख नहीं सकते थे, लेकिन मानसिक रूप से असली अंधा विजय था। उसका ईगो इतना बड़ा था कि वो अपनी ही बनाई हुई ताकत को नहीं देख पाया। हाँ, और दूसरा पॉइंट जो द आर्किटेक्चर ऑफ अ साइक्लिस्ट हीस्ट से उभर कर आता है, वो है बुद्धि और नैतिकता का संतुलन। अगर किसी इंसान के पास बहुत तेज दिमाग है, अनुशासन है और रणनीतिक सोच है, लेकिन उसके अंदर नैतिकता यानी मोरालिटी नहीं है, तो वो बुद्धि समाज के लिए और खुद उस इंसान के लिए एक टाइम बॉम्ब बन जाती है। विजय एक जीनियस था, इसमें कोई शक नहीं है। उसका अनुशासन और उसकी प्लानिंग परफेक्ट थी, लेकिन उसकी नैतिकता शून्य थी और इसी वजह से उसका वो शानदार दिमाग उसी के विनाश का कारण बन गया। और तीसरा, जो शायद सबसे शक्तिशाली संदेश है, वो डिसेबिलिटी या अक्षमता की हमारी धारणा से जुड़ा है। सोर्सेज ये स्पष्ट करते हैं कि शारीरिक सीमाएं कमजोरी नहीं होती, वे सिर्फ एक अलग तरह की वास्तविकता होती हैं। जब एक तथाकथित कमजोरी को सही ट्रेनिंग, उद्देश्य और दृढ़ निश्चय के साथ दिशा दी जाती है, तो वो एक ऐसी ताकत में बदल सकती है जिसे कोई सामान्य इंसान भेद नहीं सकता। जिन लोगों को समाज ने हाशिए पर रखा था, उन्होंने अपने उसी ब्लाइंड स्पॉट को अपनी सबसे बड़ी ढाल और अपना सबसे बड़ा हथियार बना लिया। अगर इस पे गौर किया जाए, क्या विजय की ये पूरी परफेक्ट योजना कभी जमीन पर उतर पाती अगर हमारे समाज में शारीरिक रूप से अक्षम लोगों को हमेशा कमजोर, लाचार और कुछ ना कर पाने वाला समझने की एक गहरी धारणा ना होती? ये सोचने वाली बात है कि क्या इस पूरी डकैती में बैंक की सबसे बड़ी सिक्योरिटी खामी उनके हाईटेक ताले, उनके मोशन कैमरे या उनके हथियारबंद गार्ड थे, या फिर असल खामी समाज का वो अंधा नजरिया था जो ये मानकर बैठ गया है कि जो देख नहीं सकता वो कभी पलटवार नहीं कर सकता? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। इस विस्तृत चर्चा में शामिल होने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।